अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इंस्पेक्टर फरहान आपसे मिलने कोई आया है। मैंने उसको वेटिंग रूम में बिठाया है। अगर आप कहते हैं तो आपके पास भेज दूं? अभी इंस्पेक्टर फरहान को कुर्सी पर बैठे 3 मिनट भी नहीं हुए थे जब चपड़ासी ने किसी की आमद की इत्तला दी। करीम चाचा भेज दें, मैं मिल लेता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर फरहान कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। इंस्पेक्टर फरहान एक काबिल ऑफिसर था। अभी हाल ही में उसकी तैनाती शहर से दूर इसी छोटे से गांव हासिलपुर में हुई थी। ये छोटा सा गांव अमन का गहवारा था। माँ बाप की इकलौती औलाद होने के बाइस वालिदैन ने फरहान की शादी भी कम उम्री में ही कर दी थी। यूं सना फरहान की जिंदगी में शामिल होकर उसके साथ ही आ गई। थोड़ी सी पसोपेश के बाद फरहान को एक मुनासिब घर भी किराए पर मिल गया। घर का किराया तो मुनासिब था मगर वो गांव की आबादी से थोड़ा अलग था। खैर कहते हैं ना कि जहां अमन हो और ज़िंदगी में सुकून हो तो वहां तो लोग जंगल में भी बसेरा कर लेते हैं। लिहाजा फरहान और सना भी खुशी खुशी वहीं रहने लगे। इंस्पेक्टर फरहान को जब काफ़ी देर गुजर गई तो कोई मिलने नहीं आया। उसने करीम चचा को आवाज़ दी। अगले ही पल करीम चचा ऑफिस में आ गए। जी बेटा, कुछ चाहिए? करीम चचा इंस्पेक्टर फरहान को अक्सर बेटा ही कहा करते थे। नहीं चचा, आप तो कह रहे थे कि मुझसे कोई मिलने आया है। आपने उनको मेरे पास भेजा नहीं। फरहान ने कहते हुए करीम चचा को देखा। बेटा, मैंने तो उसको आपके पास भेजा था। वो नहीं आया क्या? करीम चचा की परेशानी दीदनी थी। नहीं चचा, मेरे पास तो वो नहीं आया। आप किसी और जगह देखें, वो वेटिंग रूम में तो नहीं बैठे। फरहान ने कहते हुए टेबल पर पड़ी फाइल उठाई और उसका मुताला करने लगा। काफ़ी देर बाद आकर करीम चचा ने इत्तला दी कि वो शख्स कहीं भी नहीं है और मेन गेट से भी किसी ने उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। एक पल के लिए इंस्पेक्टर फरहान परेशान हुआ था कि ऐसा कौन सा शख्स है जो उससे मिलने आया था और बगैर मिले वापस चला गया। फरहान गांव के तमाम लोगों को जानता भी नहीं था, लिहाजा उसने उस शख्स को गांव का फर्द करार देते हुए फिर मिलने का इरादा किया। बात आई गई हो जाती अगर ये रोज़ का मामूल न बन जाता। अब तो हर रोज़ ही ऐसा होने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे थाने में फैल गई। वो शख्स रोज़ आता और मिलने का कहता मगर मिलने से पहले ही गायब हो जाता। इंस्पेक्टर फरहान हकीकतन परेशान हो गया था। वो ऐसा ही एक दिन था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। फरहान अपनी गाड़ी लिए बगैर ही घर से थाने के लिए निकल पड़ा। यूं भी 10 मिनट की मुसाफत पर ही तो थाना था। वो सना को जल्दी आने का कहकर आया था मगर ऑफिस में एक केस में ऐसा उलझा कि उसे शाम का अंधेरा ऑफिस में ही पड़ गया। आसमान पर छाए हल्के बादल उस वक्त किसी तूफानी बारिश का मंजर पेश कर रहे थे। अवाइल दिसंबर के दिन थे जहां लोग सरे शाम ही बिस्तरों में दुबक कर सो जाते हैं। इंस्पेक्टर फरहान कुछ देर तो बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा मगर फिर सना की तन्हाई के ख्याल से बरसती बारिश में ही थाने से निकलकर घर की तरफ चल पड़ा। दिसंबर की सिया काली रातें और बरसती तूफानी बारिश, तेज हवाओं के झक्कड़, आसमानी चमकती बिजली। इंस्पेक्टर फरहान जैसे बंदे का दिल भी सीने के पिंजरे में फड़फड़ाने लगा था। 10 मिनट की मुसाफत उस वक्त सदियों पर मुहित लग रही थी। चलते चलते यकदम इंस्पेक्टर फरहान को ऐसे लगा कोई चीज़ भागकर उसकी टांगों से लिपट गई है। एक जोरदार चीख इंस्पेक्टर फरहान के मुंह से निकली। फरहान कोई बुज़दिल इंसान नहीं था मगर शायद रात का ऐसा खौफनाक माहौल जो अच्छे अच्छों का पित्ता पानी करने के लिए बहुत था, शायद उसी माहौल का असर था। और ऐसे माहौल में फरहान के मुंह से चीख निकल जाना बेसाख्ता था। फरहान ने डरते डरते हाथ में पकड़ी छोटी सी टॉर्च अपनी टांगों की तरफ लगाई। जहां पर उसकी टांगों के साथ कुछ था, उसने झुककर जब उस चीज़ को पकड़ा तो बेसाख्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई क्योंकि वो एक सियाह रंग का बड़ा सा लिफाफा था। फरहान ने तेजी से लिफाफा टांगों से अलग किया और आगे तेज तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगा। उसने अभी थोड़ा ही सफ़र तय किया था। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। एक लम्हे को तो उसने अपना वहम समझा मगर जब उसे मुसलसल ऐसा लगा तो उसने खड़े होकर दाएं बाएं देखा मगर कुछ भी नज़र नहीं आया तो वो घर की तरफ चल पड़ा। काफ़ी देर घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद सना ने दरवाज़ा खोला था। अपने सामने फरहान को देखकर वो उससे लिपट गई। खैरियत, क्या हुआ सना? भाई अंदर तो आने दो। फरहान मुस्कुराता हुआ बोला और सना को खुद से अलग किया। फरहान, जब आप मुझे कहकर गए थे कि जल्दी आएंगे
फिर मौसम इतना ख़राब, आपको पता भी है। मुझे तूफ़ानी बारिशों से डर लगता है। फरहान, आप बहुत बुरे हैं। सना तो बाकायदा रो रही थी। आई एम सॉरी सना, ऑफिस में एक केस में उलझ गया था तो आते हुए देर हो गई। सॉरी यार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरहान सना को अपने साथ ही अंदर ले आया, मगर सना का मूड बदस्तूर ख़राब ही रहा। काफ़ी देर बाद फरहान के मनाने पर सना का मूड बहाल हुआ। उन्होंने खाना खाया और खाने के बाद बेडरूम में लेटने चले गए। उन्हें सोए हुए भी थोड़ी ही देर हुई थी जब सना की आंख यकदम किसी आवाज़ से खुल गई। कोई दूर कहीं पुकार रहा था। चंद पल तो सना को समझ ही नहीं आई, मगर जब वो आवाज़ मुसलसल आती रही तो सना ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अब आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी। कोई बूढ़ी औरत थी शायद जो बोल रही थी। सना ने आवाज़ को सुनना चाहा। बेटा मेरे हाथ मुझे दे दो, बेटा मेरे हाथ मुझे दे दो। सना किसी ट्रांस की कैफियत में चलती हुई आवाज़ की सिमत बढ़ती चली जा रही थी। आवाज़ का मरकज सहन में लगा चिनार का बड़ा सा दरख्त था। सना दरख्त के करीब आकर रुक गई। दरख्त के दूसरी तरफ आवाज़ अब भी आ रही थी। सना ने इर्द गिर्द देखा। कौन है और आपके हाथ कहाँ हैं? सना ने उसे पुकारा और एकदम आवाज़ बंद हो गई थी और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत दरख्त की ओर से निकलकर सामने आ गई, जिसे देखते ही सना की चीखें आसमान को छूने लगीं और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। पास सोया हुआ फरहान यकदम उठ खड़ा हुआ। सना, क्या हुआ? फरहान ने सना को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, जो कि मुसलसल आंखें बंद किए बस चिल्लाए जा रही थी। इस तरह झंझोड़ने पर उसने आंखें खोली और फरहान के साथ लिपट गई। फरहान, वो बाहर बूढ़ी औरत। इससे आगे सना से कुछ भी नहीं बोला गया। फरहान सना की बात पर चौंका। कौन बूढ़ी औरत सना? फरहान ने सना से पूछा, मगर सना तो बस फरहान से लिपटे रोई जा रही थी। फरहान ने साइड टेबल से पानी गिलास में डालकर सना की तरफ बढ़ाया। ये लो, पानी पियो, शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया है तुमने। फरहान ने कहते हुए गिलास सना के होंठों के साथ लगा दिया। सना ने एक घूंट पानी भरा। फरहान, वो कोई बुरा सपना नहीं था। बाहर चिनार के दरख्त के पास कोई बूढ़ी औरत थी जो कह रही थी कि मुझे मेरे हाथ दे दो। जब वो मुझे नजर आई तो मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? तो फरहान, अचानक वो औरत मेरे सामने आ गई तो मैं डर गई। फरहान, उसके चेहरे पर गोश्त बिल्कुल भी नहीं था और कलाइयों से आगे उसके हाथ भी नहीं थे। अजीब किस्म का ढांचा था। मुझे तो देखकर ही कुछ हो गया। सना अब भी कपकपा रही थी। फरहान ने उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी, मगर बारिश का जोर टूट चुका था, मगर हवाएं बदस्तूर चल रही थीं। दरख्तों से टकराता हुआ हवा का शोर ऐसे गूंज रहा था जैसे बहुत सी बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। फरहान वापस अंदर आ गया। सना, बाहर कोई भी नहीं है, बस अब सो जाओ। शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। फरहान ने कहते ही सना की तरफ देखा और लेट गया। सना ने फरहान को कुछ भी कहना मुनासिब न समझा और खामोशी से लेट गई, मगर बाकी की सारी रात उसने आंखों ही आंखों में गुजार दी। नींद की मेहरबान देवी सारी रात उस पर मेहरबान ना हो सकी। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक उठ गई और रात वाला वाकया यकसर फरामोश कर दिया, मगर रात आते ही पिछली रात का वाकया पूरी जुजियात समेत उसके जहन में आकर बैठ गया। बार बार जहन से झटकने के बाद कहीं नींद ने पलकों पर बसेरा किया ही था कि दूर कहीं फिर वही आवाज़ आई। सना हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने देखा करीब ही फरहान सोया पड़ा है और फिर तो शायद ये रोज़ का मामूल बन गया। आखिरकार तंग आकर फरहान ने अपने दफ्तर में करीम चचा से इसका तज़किरा कर दिया। करीम चचा इसी गांव के रहने वाले थे। सारी बात सुनने के बाद वो बोले, बेटा मुझे तो ये कोई और कहानी लगती है। हर रोज़ कोई आपसे मिलने के लिए आता है और मिले बगैर चला जाता है, और अभी बेटी सना के साथ ये सब हो रहा है तो फिर अचंभे की बात है। फरहान वाकई परेशान था। फरहान बेटा, आप कौन से घर में रह रहे हैं? करीम चचा जानते थे कि फरहान इसी गांव में रहता है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उसका घर कौन सा है। चचा, वो जो गांव से हटकर है ना, 2-4 कमरों पर मुश्तमिल घर, उसी घर में रह रहा हूँ। मुदस्सिर ने ही मुझे वो घर दिया है। उसके चचा के बेटे का था। शायद वो कहीं मुल्क से बाहर होता है और उसके माँ बाप मर चुके हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? फरहान ने तफसीली जवाब दिया और करीम चचा को देखा, जिनके चेहरे के उतार चढ़ाव ने फरहान को किसी गड़बड़ का एहसास दिला दिया। फरहान बेटा, जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। करीम चचा के अल्फाज ने फरहान को हैरान कर दिया। क्यों चचा, क्या बात है?
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, फरहान ने करीम चचा को देखते हुए कहा। बस बेटा, मैंने कहा ना कि आप उस घर को छोड़ दो, और बस। करीम चचा के लहजे में कतईयत थी। चचा, आप मुझे कोई वजह बताएंगे तो तब मैं कुछ सोचूंगा ना। वैसे भी मैं वो घर छोड़ दूं तो फिर कहाँ जाऊं? यहाँ मुझे कोई इतना जल्दी घर नहीं मिलेगा। वैसे जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताएं। फरहान बात करते करते उठकर करीम चचा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। करीम चचा ने बेबस नज़रों से फरहान को देखा। बेटा, मैं बताना तो नहीं चाहता, मगर तुम कहते हो तो सुनो। बेटा, वो घर आसेब ज़दा है। वहाँ पर किसी ने दिन दिहाड़े मुदस्सिर की चच्ची का कत्ल कर दिया था। तब से वो घर मुसलसल बंद है। फरहान ने करीम चचा को देखा। वो जिन आसेब वगैरह पर यकीन नहीं करता था, मगर करीम चचा के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो चौंकने पर मजबूर हो गया। दिन दिहाड़े कत्ल, ये कब की बात है करीम चचा? फरहान ने सवाल किया। काफ़ी साल बीत गए हैं बेटा, लोग तो ये किस्सा भी भूल गए हैं शायद। हालांकि लोग दिन के वक्त भी उस घर की तरफ नहीं जाते, कुजा के रात भी उस घर में गुजारना। और तुम बेटा जल्दी जाओ घर, सना बेटी को उस घर में अकेला न छोड़ो। इतना कहते हुए करीम चचा बाहर निकल गए और इंस्पेक्टर फरहान के लिए सोचों का नया दरवाज़ा खोल गए। फरहान थाने से निकलकर सीधा मुदस्सिर की तरफ चला आया और सारी बात मनोवन उसको बता दी। किसी अनजान शख्स का उससे मिलने के लिए आना और फिर मिले बगैर चले जाना, और सना के ख्वाबों के मुतालिक भी। काफ़ी देर के बाद मुदस्सिर ने फरहान को सब कुछ सच बता दिया, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि मुदस्सिर और जमील दो भाई थे और उनके चचा का एक ही बेटा था। एहसन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दूसरे मुल्क चला गया। मुदस्सिर और जमील यहीं काम करने लगे। मुदस्सिर सुलह जो किस्म का बंदा था, जबकि जमील लड़ने झगड़ने और मरने मारने पर तुल जाने वाला बंदा था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन एहसन की अम्मी यानी चची को किसी ने कत्ल कर दिया। और जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि चची के दोनों हाथ बाजुओं से जुदा थे और वहां पर नहीं थे, जबकि सर धड़ से जुदा किया हुआ पड़ा था। मैंने चची की तदफीन की और एहसन माँ की तदफीन में नहीं आ सका। 1 महीने बाद जब एहसन घर आया तो दरो दीवार से लिपटकर खूब रोया, क्योंकि जान छिड़कने वाली माँ तो मिट्टी की चादर ओढ़कर सो चुकी थी। खैर, वक्त जख्म भरने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एहसन को आए वो 3रा महीना था और 10 दिन बाद उसने वापसी जाना था। जब उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके जिस्म के 2 आज़ा, एक टांग और एक बाजू, हमें कहीं नहीं मिले। यूं मैंने अपनी माँ जैसी मुशफ़िक चची और जान से प्यारा भाई दोनों को अधूरे वजूद के साथ लहद की मिट्टी में उतार दिया। और पता है इंस्पेक्टर साहब, कहते हैं कि जब तक इंसान का जिस्म पूरा नहीं होता, उसके जिस्म का कोई हिस्सा कहीं ना कहीं अलग हो और उस शख्स को दफना दें तो उसकी रूह दर बदर भटकती रहती है, वो आसमान तक नहीं जाती। शायद चची की रूह अपने हाथ लिए बगैर आसमान तक नहीं पहुंच पा रही। मुदस्सिर की आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर फरहान वहां से बोझल दिल लिए चला आया, मगर दिलो दिमाग से एहसन और उसकी माँ का तस्वुर ना निकाल पाया। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गया। सना ने बगौर फरहान का चेहरा देखा, जो कि इंतहाई गैर मामूली सा लग रहा था। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चाय के 2 कप बनाकर वो सीधा फरहान के पास चली आई, जो कि किसी गहरी सोच में गुमसुम बैठा था। फरहान, क्या बात है? सना ने फरहान के आगे चाय का कप रखते हुए कहा। हाँ, कुछ नहीं, बस। फरहान ने चौंकते हुए सना की तरफ देखा और फिर उसी तरह सोच में डूब गया। फरहान का जहन ताने बाने बुनने में लगा था कि आया कि वो सब कुछ सना को बताए या नहीं बताए। सोच सोचकर उसका जहन पागल होता जा रहा था। अगर सना ने कहा कि वो यहाँ नहीं रहेगी तो फिर उसके पास ठिकाना कहाँ है? नौकरी इतनी सी बात पर छोड़कर कहाँ जाता, और यहाँ रहता तो किस तरह? सोचों के जहरीले नाग उसे डसने लगे और दूसरी तरफ सना मजीद परेशान होती जा रही थी। फरहान, क्या बात है? आखिर आप कुछ बताते क्यों नहीं मुझे? सना ने अपना कप टेबल पर रखते हुए फरहान को झंझोड़ डाला, जो जब से आया था खामोशी से बैठा था। सना, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम्हें अम्मी अब्बू के पास छोड़ दूँ। फरहान ने हुंकारा भरते हुए कहा। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। अंकल और आंटी परसों इधर ही आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुलाया है, वो चंद दिन यहीं रहेंगे, सना ने चहकते हुए कहा। और एक पल को फरहान को लगा सना मजाक कर रही है, मगर उसके चेहरे के तासुरात अंदरूनी खुशी का पता दे रहे थे।
मगर क्यों? फरहान इतना ही कह सका। बस मैंने उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया तो वो लोग परेशान हो गए, इसलिए वो लोग आ रहे हैं, सना ने कहा और फरहान परेशान हो गया। और फिर कुछ सोचते हुए फरहान ने सब कुछ सना को बताने का फैसला कर लिया। और फिर वो एक एक लफ्ज़ सना को बताता गया। अजनबी शख्स का मिलना, मुदस्सिर की चची का कत्ल, उसके भाई एहसन की मौत, कुछ भी तो ऐसा नहीं था जो दिल दहला देने वाला ना हो। सना खामोशी से सुनती रही। वो एक मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर थी तो एक औरत ही। कब तक आखिर वो जब्त करती? इसी वजह से फरहान ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अब क्या होगा? सारी बात सुनने के बाद वो इतना ही कह पाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रही सना, मैं क्या करूं? जो भी है, मैं किसी तरह उस शख्स से मिलना चाहता हूं जो मुझसे मिले बगैर कहीं चला जाता है। फरहान ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद उसके पास कुछ हो मुझे कहने के लिए या मुझे बताने के लिए, मगर न जाने कब ये गुत्थी सुलझेगी। फरहान कहते हुए वॉशरूम में घुस गया और ये गुत्थी भी दूसरे दिन ही सुलझ गई। फरहान रात को 12 बजे के बाद ऑफिस से निकला था। वो करीम चचा की फैमिली और एक दोस्त की बीवी को सना के पास छोड़ आया था। वो एक ऐसे केस के सिलसिले में शहर गया था जो कि अरसे दराज से हल नहीं हो रहा था। अभी वो घर से काफ़ी दूर था कि उसने देखा गाड़ी की हेडलाइट्स में कोई सड़क पे खड़ा गाड़ी रुकने का इशारा दे रहा है। एक पल को तो वो खौफजदा हुआ था कि आधी रात को कौन हो सकता है, मगर दूसरे ही पल उसने गाड़ी रोक दी। अजनबी एकदम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। फरहान ने गाड़ी चला दी और जो ही साथ बैठी सीट पर देखा, उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। दूसरे दिन फरहान को मुदस्सिर ने अपने घर बुलाया और गांव के बेशतर लोगों के साथ गांव की वाहिद मस्जिद के इमाम साहब को भी बुलाया और चिनार के दरख्त के करीब एक गड्ढा खोदा जिसके अंदर से मुदस्सिर की चच्ची के दोनों हाथ पड़े थे। वो निकाल लिए गए और इमाम साहब ने उनकी तदफीन कब्र में कर दी। और ठीक इस बात के तीसरे दिन उन सब ने मिलकर गांव के बड़े मोड़ के करीब एक गड्ढे में एहसन की टांग और बाजू और एक आंख जिसमें बेशुमार छोटे छोटे कील थे, वो निकालकर एहसन की कब्र के साथ दफना दिए। मुदस्सिर हैरान था कि ये सब उसे किस तरह मालूम हुआ। फरहान ने कई बार टाला, मगर बिलाखिर मुदस्सिर के इसरार पर उसे बताना ही पड़ा कि जब एक दिन वो शहर से गांव की तरफ आ रहा था तो आधी रात हो चुकी थी। गाड़ी के करीब ही किसी ने उसे हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा। पहले तो वो डर गया कि पता नहीं कौन होगा, मगर फिर अपनी रहम दिलाना फितरत के बाइस गाड़ी रोक दी। उस शख्स के बैठते ही जब उसने गाड़ी चलानी शुरू की तो उसने पलटकर बैठने वाले शख्स को देखा जिसकी एक टांग भी नहीं थी और एक बाजू भी नहीं था और उसकी बाईं आंख में बेशुमार कीलें लगी थीं। मैं डर गया, मगर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उस शख्स के चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज़ बिल्कुल नहीं थी। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा। तब उसने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं काफ़ी अरसे तक आपसे मिलने आता रहा, मगर मिले बगैर ही चला जाता था। आज आप मुझे मिल गए। तब उसने कहा कि उसकी माँ को उसके चचाजाद भाई ने पैसे की खातिर मार दिया। वो मेरी माँ को अजियत देकर मारना चाहता था। उसके हाथ काट कर गड्ढे के अंदर दबा दिए और फिर जो ही मारने आया कोई हमारे घर आ गया, जिसकी वजह से उसने तेज़ी से माँ का गला काट दिया और भाग गया। उसकी शक्ल मेरे साथ बहुत मिलती जुलती थी। जब मैं आया तो उसने मेरे ऊपर एक दो हमले किए, मगर मैं बच गया। फिर एक दिन मैं उसके हत्थे चढ़ गया। कहने को वो एक हादसा था, मगर मैं जानता था कि वो मेरी जान के दर पे है, लिहाजा उसने मुझे मारकर मेरी टांग और बाजू काट कर फेंक दिए और आंख निकालकर उसमें कीले ठोककर वहीं मोड़ में बरगद के बड़े दरख्त के नीचे दबा दी। और फिर गाड़ी के ब्रेक फेल करके मुझे आगे बिठाकर गाड़ी चलाकर खुद निकल गया और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। यकीन करो मुदस्सिर, मैं थर थर काँपने लगा जब मुझे पता चला कि मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी रूह से महवे गुफ्तगू हूँ। मैंने फिर उससे जगह पूछी तो उसने मुझे वो दोनों जगहें बता दी जहाँ उसकी माँ और उसके अपने आज़ा दफन थे। फरहान ने कहा और मुदस्सिर की आंखों से आंसुओं के सैलाब बह निकले। उसका भाई बहुत ज़्यादा जलील था, मगर इतना होगा कभी सोचा नहीं था उसने। इंस्पेक्टर साहब, फिर आपने उससे जमील का नहीं पूछा था कि वो कहाँ है? मुदस्सिर ने किस जुबान से कहा था ये वही जानता था। फरहान ने बगौर मुदस्सिर को देखा। कहा था? मुदस्सिर साहब, तो पता है उसने क्या कहा था? मुदस्सिर की सवालिया निगाहें फरहान के चेहरे पर आ टिकी।
फरहान साहब, अपनी माँ और अपने कातिल का अंजाम बहुत भयानक किया था मैंने, जो कि मेरे साथ मुशाबिहत होने की वजह से मेरे कागजात लेकर मेरी जगह पहुंच गया और वहीं काम का सोचा, मगर लाइल्म होने के बाइस जल्द ही वो सबकी नज़रों में आ गया। सिर्फ शक्ल का मिलता जुलता होना काफ़ी नहीं था, वो सबकी नज़रों में आया और फिर एक रात मैंने उसको तेल की गर्म कढ़ाई में फेंक दिया, जहां उसका जिस्म जलकर बोटी बोटी होकर बिखर गया। इतना कहते ही एहसन गाड़ी से गायब हो गया था। फरहान ने बात के इख्तिताम पर मुदस्सिर को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। फरहान उठकर घर को आ गया। उसके बाद एहसन और उसकी माँ फरहान के ख्वाब में आए थे और उसका शुक्रिया अदा किया और दूर आसमानों की तरफ देखते ही देखते गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुकम्मल वजूद के साथ बहुत खुश हों।